कहानी आर्कटिक महासागर से शुरू होती है। जूलिया और ऑस्कर पानी में सोनार डिवाइस इंस्टॉल कर रहे हैं और एक प्रयोग कर रहे हैं। अचानक ऑस्कर को एक इमरजेंसी कॉल आती है। तूफान आने वाला है। उन्हें तुरंत और जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने की चेतावनी दी जाती है। उसी समय हम एक रूसी पनडुब्बी पर आते हैं। ये दूर से आ रहे हाई इंटेंसिटी सिग्नल को पकड़ रही है। फिर कुछ असामान्य होता है। समुद्र का स्तर धीरे बढ़ने लगता है। चालक दल इसे देखता है और घबरा जाता है। इस बीच जूलिया का स्कैनर गलत रीडिंग देने लगता है और उनके कैंप के आसपास बर्फ फटने लगती है। ये देखकर ऑस्कर तुरंत जूलिया से कहता है कि उन्हें बाहर निकलने की जरूरत है, अभी समय नहीं बचा है। लेकिन जूलिया हिचकिचाती है। वो जाने से पहले अपना प्रयोग पूरा करना चाहती है। जैसे मौसम बदलता जाता है, हर पल खराब होता जाता है, वो आखिरकार हार मान लेती है। जूलिया ऑस्कर के स्नोमोबाइल पर चढ़ जाती है और वे दोनों भागने लगते हैं। लेकिन लगभग तुरंत उनके नीचे की बर्फ तेजी से टूटने लगती है। इस बीच पनडुब्बी के अंदर क्रू को एक खौफनाक एहसास होता है। वो जो आवाज सुन रहे थे वो समुद्र की लहरों की नहीं थी। ये जैविक आवाज थी, जिसका मतलब है कि समुद्र की गहराई में कुछ जीवित है। क्रू कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक विशालकाय जीव पनडुब्बी से टकरा जाता है। तुरंत ही पूरे जहाज में इमरजेंसी अलार्म बजने लगते हैं। क्रू को तुरंत एहसास होता है कि वो जीव पनडुब्बी से चिपक गया है और उसे नीचे खींच रहा है। उसी समय जूलिया और ऑस्कर वापस आते हैं। वो बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनके पीछे बर्फ लगातार टूट रही है। तभी ऑस्कर सामने देखता है और देखता है कि उनके सामने एक तूफान आ रहा है। ये बहुत बड़ा और डरावना है। ये देखकर ऑस्कर पूरी तरह से हिल जाता है। घबराकर वो अपना संतुलन खो देते हैं और स्नोमोबाइल सीधे बर्फ के एक टुकड़े से टकरा जाता है। जब उन्हें होश आता है तो वो उसे देख पाते हैं। उनका पूरा कैंप तूफान में फंस गया है और पूरी तरह से तबाह हो गया है। इस बीच सतह के नीचे पनडुब्बी पर बार हमला हो रहा है और इसका जिम्मेदार वही विशालकाय जीव है। चालक दल उसे रोकने की कोशिश में लगातार फायरिंग करना शुरू कर देता है। एक पल के लिए रोशनी के नीचे उसके विशाल तंतुओं के कुछ हिस्से दिखाई देते हैं, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और समझ पाते, वो जीव फिर से हमला करता है। इस बार पनडुब्बी को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। पनडुब्बी के डूबने से ठीक पहले कप्तान एक आखिरी आदेश देता है। वो चालक दल को एक आपातकालीन संकेत भेजने का निर्देश देता है ताकि उनकी नौसेना इसका पता लगा सके और बचाव अभियान के लिए तुरंत आगे बढ़ सके। अगले दिन रूसी मरीन मुख्यालय सिग्नल उठाता है। इसके माध्यम से वे पुष्टि करते हैं कि पनडुब्बी लापता हो गई है। खबर सुनकर अधिकारी पूरी तरह से स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि वो पनडुब्बी अत्यधिक उन्नत शक्तिशाली हथियार ले जा रही थी। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए अधिकारी तुरंत हथियारों को खोजने के लिए एक बचाव दल को आदेश देता है। टीम का नेतृत्व वेक्टर करता है, जो लापता पनडुब्बी के कप्तान का भाई है। जब विक्टर की मां को पता चलता है कि उसे खोए हुए हथियारों को वापस लाने के मिशन पर भेजा जा रहा है, तो वो बहुत चिंतित हो जाती है। कुछ देर बाद वो उसे उसके पिता की घड़ी देती है, जो अब जीवित नहीं है। विक्टर घड़ी लेकर मिशन के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात उसके पिता के पुराने दोस्त एडमिरल ओशांस्की से होती है। एडमिरल का स्वभाव बहुत तेज है और उन्हें भी मुख्यालय द्वारा इस ऑपरेशन के लिए नियुक्त किया गया है। बाद में जैसे ही विक्टर पनडुब्बी में चढ़ता है, कुछ क्रू मेंबर उससे पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि छुट्टी खत्म होने से पहले ही उसे वापस बुला लिया गया। ये सुनकर विक्टर कुछ नहीं बोलता। फिर हम जूलिया और ऑस्कर पर वापस आते हैं। वे बर्फीले तूफान में बिना किसी दिशा के आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें धीरे खत्म होने लगी हैं। उनके पास न तो खाने के लिए कुछ है, न ही रहने के लिए कोई जगह। और सबसे बुरी बात यह है कि उनके सैटेलाइट फोन पर अभी भी कोई सिग्नल नहीं आ रहा है। फिर भी जूलिया रुकने से इनकार करती है। वो सिग्नल की तलाश में आगे बढ़ती रहती है, जब तक कि वो एक गहरी दरार के किनारे तक नहीं पहुंच जाती। वो लगभग गिरने ही वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर ऑस्कर दौड़कर उसे संभाल लेता है। जब जूलिया फोन चेक करती है तो उसे आखिरकार सिग्नल मिलता है। एक पल भी बर्बाद किए बिना वो तुरंत एक ऑयल रिग कंपनी में फोन लगाती है, लेकिन तूफान इतना तेज है कि दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति उसकी बात समझ नहीं पाता और कुछ ही सेकंड में एडिस्कोमा सिग्नल गिर जाता है और कॉल कट जाती है। उस समय जूलिया और ऑस्कर की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी होती है। फिर भी ऑस्कर डटा रहता है। बचने की आखिरी कोशिश के तौर पर वो एक फ्लेयर गन फायर करता है। तभी जूलिया का ध्यान सामने किसी चीज पर जाता है। बर्फीली सतह पर एक लाल बत्ती टिमटिमा रही है। ये समझ नहीं आ रहा कि ये क्या है। दोनों उस रोशनी की ओर बढ़ने लगते हैं। जैसे वे करीब आते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये लापता पनडुब्बी के कप्तान द्वारा जारी किया गया आपातकालीन संकेत है। वे दोनों एक बात अच्छी तरह से समझ जाते हैं। रूसी सेना इस सिग्नल को ट्रैक करेगी और आखिरकार इस स्थान पर पहुंच जाएगी।
इसलिए जूलिया ऑस्कर से कहती है कि उन्हें वहीं रुकना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। इस बीच कई घंटों की यात्रा के बाद विक्टर की पनडुब्बी आखिरकार उस क्षेत्र में पहुंच जाती है जहां उसके भाई की पनडुब्बी गायब हो गई थी। उन्हें आपातकालीन संकेत भी मिल गया है, इसलिए विक्टर अपनी टीम को सीधे उस स्थान की ओर जाने का आदेश देता है। जब वे उस स्थान पर पहुंचते हैं तो विक्टर को पनडुब्बी का कोई संकेत नहीं मिलता है। इसके बजाय वे दो भूवैज्ञानिकों से मिलते हैं जो थक चुके हैं और मुश्किल से डटे हुए हैं। उनकी हालत खराब है। विक्टर बिना एक पल बर्बाद किए उन्हें पनडुब्बी के अंदर ले जाता है, लेकिन इसके पीछे एक कारण है। वो जवाब चाहता है। जूलिया और ऑस्कर के माध्यम से वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि वास्तव में उसके भाई की पनडुब्बी के साथ क्या हुआ। लेकिन जब विक्टर जूलिया से इसके बारे में पूछता है तो उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता है। वो विक्टर को बताती है, पहले मैंने सोचा कि ये हमारे सोनार उपकरण में विस्फोट के कारण हुआ है जिससे पानी के नीचे भूकंप आ सकता है, लेकिन जब मैंने अपने उपकरणों की जांच की तो उस दिन किसी भी भूकंपीय गतिविधि का कोई रिकॉर्ड नहीं था। तब जूलिया को यह स्पष्ट हो गया कि सोनार उपकरण विस्फोट से इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। इसके बजाय ये किसी समुद्री जीव का काम होना चाहिए था। यह सुनकर विक्टर को पिछले दिन की एक भयानक घटना याद आ जाती है। जैसे ही वे आर्कटिक सर्कल में प्रवेश करते हैं, उनके रडार को एक अजीब सिग्नल मिलता है। ये वेल का एक समूह होता है। वेल पनडुब्बी पर बार हमला करती हैं, जैसे कि उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर रही हो, लेकिन एडमिरल ओशांस्की उन्हें दूर भगाने के लिए कम आवृत्ति वाले सिग्नल छोड़ने का आदेश देते हैं। विक्टर इसका विरोध करते हैं, ये चेतावनी देते हुए कि इससे वेल को नुकसान हो सकता है, लेकिन एडमिरल नहीं सुनते। जैसे ही कम आवृत्ति वाला सिग्नल सक्रिय होता है, एक गमा वेल तितर माइनस बितर हो जाती हैं और क्षेत्र छोड़ देती हैं, लेकिन कुछ देर बाद वे वापस आ जाती हैं। ये देखकर पूरा दल स्तब्ध रह जाता है। तभी समुद्र के नीचे से एक और अजीब सिग्नल आता है और 1-1 करके वेल गायब होने लगती हैं। जब टीम का एक सदस्य सिग्नल की जांच करता है तो उसे कुछ बहुत बड़ा एक विशालकाय जीव दिखाई देता है। वो एक ही वार में एक वेल को मार गिराता है। फिर वो सीधे पनडुब्बी की ओर बढ़ने लगता है। उसी समय एडमिरल उस जीव पर हमला करने का आदेश देते हैं, लेकिन विक्टर उन्हें ये कहते हुए रोक देता है कि इस तरह समुद्री जीव पर हमला करना ठीक नहीं है। वो उन्हें पनडुब्बी को पास के एक बर्फीले रास्ते में ले जाने का निर्देश देता है। उसका तर्क स्पष्ट है, इतने बड़े आकार का प्राणी इतने संकरे रास्ते में नहीं आ सकता, और ठीक वैसा ही होता है। विक्टर की टीम उसके आदेश का पालन करती है और पनडुब्बी को प्राणी की नजरों से दूर बर्फ के अंदर छिपा देती है। अपने लक्ष्य का पता लगाने में असमर्थ प्राणी अंततः दूर चला जाता है। उस पल में विक्टर का निर्णय सभी की जान बचा लेता है। बाद में जब विक्टर जूलिया की कहानी सुनता है तो उसे एहसास होता है कि ये वही प्राणी है जिसने बर्फ को तोड़कर उनकी पहली पनडुब्बी को नष्ट कर दिया था। जूलिया एक स्वीडिश नागरिक है जिसे बचपन से ही समुद्री राक्षसों पर विश्वास है। अब इस खतरनाक स्थिति का हिस्सा नहीं रहना चाहती। वो विक्टर से विनती करती है, मुझे और ऑस्कर को उस तेल रिग कंपनी में ले चलो जहां मैंने संपर्क किया था, क्योंकि मुझे लगता है कि वो प्राणी वहां नहीं पहुंच सकता है। ये सुनकर विक्टर कंपनी के स्थान की जांच करता है और पाता है कि ये उनकी वर्तमान स्थिति से बहुत दूर नहीं है, तो वो उन्हें वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है और टीम उन दोनों को उस जगह पर छोड़ने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में टीम को एक बार फिर अपनी स्क्रीन पर एक अजीब सिग्नल दिखाई देता है। वे ये नहीं देख पाते कि वो प्राणी सतह के नीचे से धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। जैसे ही वे ऑयल रिग कंपनी के करीब पहुंचते हैं और प्रभारी व्यक्ति से संपर्क स्थापित करने वाले होते हैं, तभी समुद्र अचानक उग्र हो जाता है। शक्तिशाली लहरें उठने लगती हैं और पानी के नीचे से कई विशाल तंतु दिखाई देने लगते हैं। कुछ ही पलों में ऑयल रिग की मजबूत स्टील संरचना पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इस बीच विक्टर दूरबीन से बाहर देखता है और आखिरकार उस प्राणी का असली रूप देख पाता है। वो बहुत बड़ा है, एक विशाल ऑक्टोपस जैसा। उसका डरावना रूप पूरे दल को स्तब्ध कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, पूरा रिग समुद्र की गहराई में गायब हो जाता है। उस समय विक्टर की टीम के पास केवल एक ही विकल्प बचता है, वहां से निकल जाओ, क्योंकि रिग को तबाह करने के बाद ऑक्टोपस जैसा प्राणी अब सीधे उनकी पनडुब्बी की तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर एडमिरल अपना आपा खो देते हैं और कमान अपने हाथों में ले लेते हैं। वो टीम को 2 टॉर्पीडो दागने का आदेश देते हैं, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। ऑक्टोपस जैसा प्राणी अभी भी जिंदा है, बल्कि हमले से वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो तेज गति से उनकी पनडुब्बी की तरफ बढ़ता है। यह देखकर एडमिरल घबरा जाते हैं और नियंत्रण वापस विक्टर को दे देते हैं। जैसे ही वो फिर से कमान संभालता है, विक्टर पनडुब्बी को तुरंत रास्ता बदलने का आदेश देता है। वे सीधे हमले से बचने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक प्राणी का तंतु फिर से पनडुब्बी से टकराता है। इस टक्कर से जहाज के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और वो समुद्र में और नीचे डूबने लगता है। फिर हम देखते हैं कि ऑक्टोपस जैसा प्राणी फिर से हमला करता है, पनडुब्बी पर दूसरा हमला करता है। इस बार टॉर्पीडो रूम में आग लग जाती है, जिससे 7 क्रू मेंबर अंदर फंस जाते हैं।
प्राणी फिर से हमला करता है, पनडुब्बी को और भी अंदर धकेलने की कोशिश करता है, उन पर चारों तरफ से हमला करता है। यह देखकर विक्टर सबको साइलेंट मोड में जाने का आदेश देता है। समुद्री जीवों को अक्सर आवाजें पसंद होती हैं, इसलिए वो क्रू को पूरी तरह से शांत रहने को कहता है। वो उन्हें आग बुझाना बंद करने का भी आदेश देता है। नतीजतन टॉर्पीडो रूम के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड जमा होने लगता है, लेकिन अंत में विक्टर की योजना काम कर जाती है। जब क्रैकन को कोई आवाज सुनाई नहीं देती तो वो अंततः दूर चला जाता है। उसके जाने के बाद टॉर्पीडो रूम के अंदर फंसे घायल क्रू मेंबर्स को बाहर निकाला जाता है और उनका इलाज किया जाता है। इस दौरान ऑस्कर और जूलिया विक्टर की मदद करने और क्रू का भरोसा जीतने के लिए आगे आते हैं। बाद में जूलिया विक्टर को क्रैकन के बारे में समझाने लगती है। वो कहती है, क्रैकन, किंवदंती के अनुसार क्रैकन सालों तक गहरी नींद में रहता है, लेकिन उनके प्रयोग के विस्फोट ने उसे जगा दिया होगा और अब ऐसा लग रहा है कि क्रैकन बदला लेने के लिए उनका पीछा कर रहा है। जूलिया फिर से कहती है, अगर हमें बचना है तो हमें सोनार को बंद करना होगा। फिर वो आगे कहती है, क्रैकन शिकार करने के बाद अपने शिकार को वापस एक गुफा में ले जाता है, जिसका मतलब है कि विक्टर के भाई की पनडुब्बी जूलिया के पुराने कैंप के पास कहीं होनी चाहिए। जब वे बात कर रहे होते हैं तो अचानक एक अजीब सिग्नल बजता है, जो एक अधिकारी द्वारा साइलेंट मोड में की गई रिकॉर्डिंग से लिया गया है और ये सिग्नल जूलिया के कैंप के स्थान से आ रहा है। विक्टर इसे अपने दल को बताता है और अपने भाई और अन्य लोगों को बचाने के लिए उस खतरनाक क्षेत्र में वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन हर कोई इसके साथ नहीं होता है। कुछ दल के सदस्य योजना का समर्थन करने से इनकार करते हैं। उनकी नजर में उनके हथियार इतने विशालकाय जीव के सामने कुछ भी नहीं है। उनका मानना है कि जल्द से जल्द उस क्षेत्र को छोड़ देना ही एकमात्र तार्किक विकल्प है, लेकिन विक्टर कप्तान के रूप में अपना कर्तव्य निभाने के लिए दृढ़ है। दल के मना करने के बाद भी वो योजना के साथ आगे बढ़ता है और पनडुब्बी को खोजने निकल पड़ता है। कोई वास्तविक विकल्प न होने पर दल को उसके साथ जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वे एक विशाल खतरनाक खाई में पहुंचते हैं। नीचे उतरने के लिए विक्टर एक छोटी पनडुब्बी को तैनात करता है, जिसमें उसके साथ 2 अधिकारी होते हैं और नीचे वे अनगिनत डूबे हुए जहाजों से मिलते हैं। इससे साबित होता है कि जूलिया की क्रैकन वाली कहानी कोई मिथक नहीं थी, ये सच था। कुछ ही देर बाद उन्हें विक्टर के भाई की पनडुब्बी मिल जाती है। पनडुब्बी का अगला हिस्सा अभी भी सही सलामत है। विक्टर अपनी पनडुब्बी को उस हिस्से से जोड़ता है। जब वो अंदर जाता है तो पाता है कि उसका भाई अलेक्जेंडर और बाकी क्रू मेंबर अभी भी जीवित हैं। अपने भाई को जीवित देखकर विक्टर राहत महसूस करता है और साथ ही हैरान भी हो जाता है, क्योंकि क्रैकन से इतने लंबे समय तक बचे रहना कोई साधारण बात नहीं है। जब वो अलेक्जेंडर से पूछता है कि उन्होंने ये कैसे किया, तो उसका भाई उसे बताता है, हम बिना पकड़े जाने के लिए साइलेंट मोड तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह हम बच पाए हैं। मिनी पनडुब्बी में जगह कम होने के कारण विक्टर ने क्रू को 2 राउंड में निकालने का फैसला किया। पहले राउंड में उसने एक ग्रुप को पनडुब्बी में भेजा और अपने भाई के साथ वहीं रुक गया, लेकिन पहला ग्रुप आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंच पाया था कि क्रैकन फिर से जाग गया। इस बीच विक्टर और अलेक्जेंडर ने एक खास मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट करने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद कंप्यूटर आखिरकार चालू हो गया और मिसाइल सक्रिय हो गई। जैसे ही क्रैकन मुख्य पनडुब्बी पर हमला करने वाला था, मिनी पनडुब्बी के अंदर एक ट्रैकर गलती से एक्टिव हो गया। आवाज से उसका ध्यान आकर्षित हुआ और क्रैकन उसकी तरफ मुड़ गया। इस बीच एडमिरल ने मौके का फायदा उठाया और मुख्य पनडुब्बी को सतह पर आने का आदेश दिया। उसी समय विक्टर और अलेक्जेंडर ने आखिरी कोड डाला और मिसाइल सिस्टम को सफलतापूर्वक एक्टिवेट कर दिया, लेकिन तब तक क्रैकन उन तक पहुंच चुका था। उसके बड़े तंबू विक्टर की पनडुब्बी के चारों ओर कसकर लिपटने लगे। समय न होने पर वारेकमा दोनों भाई रेडियो पर एक दूसरे से आखिरी बार बात करते हैं और अपने बीच हुई हर गलती के लिए माफी मांगते हैं। वे हिम्मत नहीं हारते। इससे पहले कि क्रैकन पनडुब्बी को तबाह कर पाता, उन्होंने एक साथ स्विच दबा दिया। एक शक्तिशाली धमाका होता है। धमाका होने से क्रैकन में आग लग जाती है और आर्कटिक की बर्फ को चीरती हुई एक चमकदार रोशनी आसमान में उड़ जाती है। उसी समय पनडुब्बी पानी से भरकर पूरी तरह डूबने लगती है। ये देखकर दोनों भाई पनडुब्बी की ओर बढ़ते हैं, लेकिन एक शक्तिशाली लहर आकर उन्हें चीर देती है। विक्टर अलेक्जेंडर का हाथ पकड़ता है और उसे बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। बहुत कोशिशों के बाद वह उसे पनडुब्बी में ले आता है, लेकिन एक समस्या है। पनडुब्बी मुख्य पनडुब्बी से अलग नहीं हो रही है और मिसाइल फटने में बस कुछ ही सेकंड दूर है। इस नाजुक मौके पर विक्टर को अचानक इमरजेंसी लीवर याद आता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो उसे खींचता है और धमाके से कुछ ही देर पहले पनडुब्बी अलग हो जाती है। इस बीच एडमिरल और पूरा क्रू दोनों भाइयों का इंतजार करते हैं, लेकिन जैसे समय बीतता है, उमा, विक्टर या अलेक्जेंडर के लौटने का कोई संकेत नहीं मिलता। उम्मीद धीरे कम होती जाती है और वे निराश होकर जाने लगते हैं। उसी समय पनडुब्बी के नीचे से बाहर निकलती है। विक्टर और अलेक्जेंडर को पानी में डुबोकर ले जाया जाता है। उन्हें जीवित देखकर पूरा क्रू राहत और खुशी से झूम उठता है। आखिरकार सभी लोग बहुत देर से रोकी हुई सांस लेते हैं।
विक्टर फिर अलेक्जेंडर को उनके पिता की घड़ी देता है, लेकिन वह उसे लेने से मना कर देता है। वो विक्टर से कहता है, इस घड़ी के असली हकदार तुम हो, इसे अपने पास रखो। कुछ देर बाद पूरा क्रू रूस वापस आ जाता है। दोनों भाई आखिरकार अपने परिवार के पास सुरक्षित लौट आते हैं। और बस इसी तरह डरावना, लगभग असंभव मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है और यहीं पर कहानी खत्म होती है।